अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? तो वो है 120 से 130 करोड़, ऑप्शन नंबर 1। 2011 की जनगणना के अनुसार 120 से 130 करोड़ भारत की जनगणना की सही सीमा है। जनगणना 2011 भारत की जनगणना संगठन के द्वारा आयोजित 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना सर्वेक्षण है। यह भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी: मकान सूचीकरण और जनसंख्या। इस जनगणना में देश के सभी 28 राज्यों और 640 जिलों, 497 शहरों, 5,767 तहसीलों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था इसमें। इसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर मुंबई और सबसे साक्षर राज्य केरल है। अब है अगला प्रश्न। तो एस बालाचंद्र डैश वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है वीणा वादन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। एस बालाचंद्र एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और चंद्र वीणा का प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं। बालाचंद्र ने 1934 में तमिल फिल्म सीता कल्याणम में एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इनको भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि बेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है, और दूसरा कथन है कि द्रव्यों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण या ड्रैग कहते हैं। तो केवल दूसरा वाला कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से कथन दूसरा सही है। बेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक नहीं होता है बल्कि कम होता है। यह एक पिंड के द्वारा अनुभव की जाने वाली गति का प्रतिरोध जब यह दूसरे पर लुढ़कता है। द्रव्यों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध गति करते समय वस्तुओं के द्वारा अनुभव किए जाने वाले विरोधी बल को घर्षण कहते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। लेखक और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें या उपन्यास। तो अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय, पंकज मिश्रा रन एंड हाइड, और किरण देसाई तो हुल्ला बल्लू इन द गोवाना आर्चर्ड। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? तो वो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय काल है वो है 1296 से 1316 तक का। मलिक काफूर एक दास गुलाम था जो कि 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रधान सेनापति था। अलाउद्दीन ने अपने गुजरात अभियान के दौरान कफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने, जो कि 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के एक राजनीतिक विचारक भी थे, अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में अलाउद्दीन और काफूर के समलैंगिक संबंध को बताया है। रमा लघु मसूरिका से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है? तो विषाणु जनित वायरस रोग, ऑप्शन नंबर सी। रमा लघु मसूरिका यानी कि छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। तो यह एक विषाणु जनित रोग है। चेचक एक तीव्र संक्रामक रोग है जो कि वेरियोला वायरस के कारण होता है। यह आर्थ्रोपॉक्स वायरस कुल का एक सदस्य है। यह मानवता के लिए ज्ञात सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक थी। 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया चेचक का टीका विकसित किया जाने वाला पहला सफल टीका था, जो कि 1980 में WHO ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र संबंधित है। तो ये संबंधित है परिवहन, संचार और व्यापार सेवाओं से। प्राथमिक क्षेत्र तो अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में
प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कि उत्खनन कार्य, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन। इस क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित गतिविधियां भी कहा जाता है। दूसरा है कि इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रकों के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में भारतीय संविधान के मूल को बदलने का प्रयास किया गया। इसमें निम्न प्रावधान किए गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मौजूदा सूची में 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए। इस संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक में 3 अनुच्छेद 39 से 43 से और 48 से जोड़े गए। मूल कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में स्थित गुफाएं, जो मौर्यकालीन रॉक कट निर्माण के भारत के सबसे पुराने उदाहरण हैं। इन गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफाएं और विश्वकर्मा गुफाएं और कर्ण चौपाल गुफाएं हैं। इन गुफाओं का विकास जो है वो हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासकों में देखा जाता है। मौर्य शासकों के समय में सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को आजीवक तपस्वियों के लिए बनवाया था, इसलिए इसे आजीवक संप्रदाय के जन्म स्थान के रूप में तथा बौद्ध गुफाओं के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो वो है शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। इसी भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव की दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी तथा जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक लगाता है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे तथा इनके प्रयासों से ही कलकत्ता और अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उन्होंने हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति को देखकर प्रभावित हुए तथा उनके अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। सन 2004 में एक सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली में 9वें स्थान पर रखा गया था। सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है असम से। सत्रिया नृत्य 15वीं शताब्दी में असम में संत श्रीमंता शंकर देव के द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक हिस्से के रूप में 17 मठों में उत्पन्न हुआ। सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। अब अगला प्रश्न है कि भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे हैं अनुसूचित जाति परिवार,
अनुसूचित जनजाति परिवार 1 और 2 दोनों कथन ऑप्शन नंबर 1। भारत में सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित परिवार हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं, वृद्ध लोग और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? तो वो है जनक सेल। मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो कि भूपर्पटी के सबसे ऊपरी स्तर में पाई जाती है। जनक शैली मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। फलस्वरूप फसलों, घासों और पेड़ पौधों में भी भिन्नता पाई जाती है। चूने की मात्रा कम होने के कारण मृदा अम्लीय, चूने की अधिकता के कारण मृदा जो है वो क्षारीय हो जाती है। अब अगला प्रश्न है कि मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है गोवा से। मांडू या मांडो महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया जाता है। यह एक मधुर नृत्य शैली है जिसका विषय आमतौर पर प्रेम का होता है। इस नृत्य में युवा पुरुष और महिलाएं घुमोट, ड्रम, मिट्टी के पात्र का एक ताल वाद्य यंत्र, गिटार और वायलिन की रोमांटिक धुनों की थाप पर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू हुआ था? तो चंपारण, ऑप्शन नंबर डी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन नील की खेती पर लगाई गई शर्तों से लेकर इस क्षेत्र के किसानों ने 1914 व 16 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। यहाँ पर नील को खेती का सबसे आम तरीका 3 कठिया था। इसमें रैयत को 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी जो कि उसकी प्रत्येक बीघा जमीन थी या उसकी कुल भूमि का 3/20 भाग। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो वो है बलुआ पत्थर। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को चट्टान या शैल कहते हैं। यह पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना के मूलभूत इकाइयां होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसे 3 भागों में विभक्त करते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। अवसादी चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे ज्यादा होता है और इनका निर्माण अवसादों की सतह पर जमा होने से होता है। इनके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर और कोयला। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर। सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ पर स्थित थी? तो वो थी प्रतिष्ठान। प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। इस वंश का संस्थापक था सिमुक और इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठण में थी। वाहन शासक या शालिवाहन हाल एक बड़ा कवि था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। इस वंश की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। इस काल में व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था जिसे कांसार्पण कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट विश्व कप का जीतने वाला पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? तो वो हैं गुणसूत्र और जीन। कोशिका सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक जैविक इकाई है। इसकी खोज हुई थी 1665 में। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका संरचना में जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों वाले व्यक्तिगत घटक शामिल होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म,
नाभिक, कोशिकांग आदि शामिल हैं। इसमें एक कोशिका के केंद्रक के अंदर वंशानुगत लक्षणों को धारण करने वाले गुणसूत्र और जीन होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी। बेस्सी पुरस्कार न्यूयॉर्क, यूएसए में नृत्य प्रदर्शन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को नृत्य प्रदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन और रचनात्मक कार्य के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। नृत्य शिक्षक बेस्सी सानबर्ग के सम्मान में की गई थी।